जो यूथ जिसने प्रदर्शनी लगाई है अलग अलग कॉलेजों से आकर के यहाँ पे उनसे संवाद कर रहे हैं। जी अरुण, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल कृतिका। जी अरुण, जिस तरीके से तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं इस वक्त, प्रधानमंत्री इंटरेक्शन करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। जिन छात्र छात्राओं ने ये प्रदर्शनी लगाई है अलग अलग कॉलेजों से आकर के, उनसे मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल, क्योंकि कृतिका हम इस बात को जानते हैं कि जो यूनिवर्सिटी है पिछले 100 साल में मैसिवली ग्रो उसने किया है। अब देखिए 86 के आसपास डिपार्टमेंट्स हैं इसकी अम्ब्रेला एम्बिट के अंदर में, 90 के आसपास कॉलेज हैं और 6 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इनमें पढ़ाई करते हैं। तो आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी कंप्यूटर सेंटर है एंड द बिल्डिंग ऑफ फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि कैसे मॉडर्नाइज किया जा सके इंफ्रास्ट्रक्चर को, कंप्यूटर लैब्स जो होती है वो है जिसमें कि इन लाइन विद गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो हैं कोर्सेज को इंक्लूड किया गया है। और जाहिर सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ ही क्षणों के अंदर अपने एड्रेस को करेंगे। एक एग्जीबिशन भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिखाई जा रही है जिसमें कि जर्नी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी ये इसमें शामिल है कि किस तरह की शानदार जर्नी रही है, क्योंकि 1922 के अंदर ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है इसने अपने सफर को शुरू किया था। उसके बाद कई सारे यंग माइंड्स, यंग टैलेंट को इस यूनिवर्सिटी ने देश को और दुनिया को दिया हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फोकस भी इस बात पर है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी कंप्यूटर सेंटर एंड द बिल्डिंग ऑफ फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, इसकी शुरुआत जो होने जा रही है नॉर्थ कैंपस के अंदर, ये भी जो एक जैसे फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी में होगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रूप से करता है कि कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी का फोकस है कि जो हमारी जो इंस्टीट्यूशंस है, यूनिवर्सिटी हैं, जो 100 साल का सफर पूरा कर चुके, कैसे मॉडर्नाइज और भी ज्यादा हो सके, क्योंकि आजकल एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। और एआई कैसे आपके काम को कम करता है, तो कैसे आप एआई के साथ कोलैबोरेट कर सके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कोलैबोरेट करके आप अपने काम को कर सके, कैसी न्यू अपॉर्चुनिटीज को आप ग्रैब कर सके इस एआई के जमाने के अंदर। तो ये जो तमाम जो कैंपस होगा उस दिशा के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे यंगस्टर्स के लिए। और इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस पूरी जर्नी को देख रहे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की रही है पिछले 100 साल के अंदर, और आगे क्या कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक्सपेक्ट किया जाएगा, ये देश क्या कुछ एक्सपेक्ट करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूशंस के साथ में, उस बात पर भी फोकस रहेगा। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि आखिरकार अगले जो प्राइमरीली जो 25 साल हैं किस तरह से देश के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और अगर देश के लिए इंपॉर्टेंट है तो देश की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और यंगस्टर्स के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है अगले 25 सालों के अंदर। क्योंकि आज के जो यंगस्टर्स हैं जिनकी उम्र 18 से 20-22 साल के आसपास है, अगले 25 सालों के अंदर जब 2047 के अंदर भारत एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनने का कमिटमेंट लेकर के आगे बढ़ रहा है, टॉप 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो यंगस्टर्स की क्या कुछ भूमिका रहेगी। तो यही हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उस विजन को लेकर के अपनी बात रखेंगे। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेट्रो राइड करके पहुंचे। जो दर्शक इस समय पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मेट्रो राइड लेकर के वो दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं, और एक इंपॉर्टेंट इवेंट यानी कि जब दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने 100 साल पूरे करने जा रहा है तो वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी का एड्रेस रहने जा रहा है। बिल्कुल अरुण, और जिस तरीके से तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं यूथ की भूमिका क्या है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बखूबी जानते हैं कि आगे यूथ कहीं ना कहीं भविष्य है और यूथ को संवारना कितना ज़्यादा ज़रूरी है उसकी पढ़ाई को लेकर के। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1.34 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित भी किया गया, यानी कि जो युवा पैसे से थोड़ा आर्थिक रूप से कमजोर थे उनको किस तरीके से सरकार मदद कर रही है आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव रहा है सरकार का जिसमें स्किल प्रोवाइड की गई है। आप इसको इस तरह से समझिए कि कोरिया जैसा देश है, आबादी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वहां भी 67 से 70% के आसपास जो यंगस्टर्स है वो स्किल्ड है। यूके की बात कर लीजिए, आबादी बहुत ज्यादा उस देश में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी 70 से 80% लोग वहां पर स्किल्ड हैं। लेकिन भारत जैसे अर्थव्यवस्था की बात करें जहां पर 130 करोड़ की बड़ी आबादी है, वहां पर एक स्किल को कैसे वैल्यू एडिशन किया जा सके इस बात पर फोकस किया जा रहा है। सरकार ने स्किल इंडिया में बेहतर काम ये किया है कि अपने इनिशिएटिव को जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके साथ में अलाइन किया है, यानी कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, मान लीजिए ऑटोमोबाइल क्षेत्र का कोई कॉर्पोरेट जाइंट है, उसे स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है जो कि इंजीनियरिंग लेवल पर हो, मैकेनिकल लेवल पर हो, तो जाहिर सी बात है ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आईटीआई की तरह होते हैं, जो स्किल इंडिया में जिन बच्चों को ट्रेन किया जाता है, तो कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ
अलाइन करके स्किल को मुहैया करा जा रहा है। इसका फायदा ये होता है कि प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है यंगस्टर्स को, कॉर्पोरेट सेक्टर में एक्सपीरियंस मिलता है काम करने का। दूसरी बात कि जो इन लाइन विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो प्रैक्टिसेस चल रही होती है, वो युवा उन चीजों को सीख पाता है स्किल इंडिया मिशन के तहत। और जाहिर सी बात है, एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट का कोर्स होता है अप टू 1 ईयर तक का। इसमें एक यंगस्टर्स जो होता है वो कौशल लेकर के आगे आ पाता है। तो स्किल इंडिया जैसा जो मिशन होता है, जिसने ना ही देश के युवाओं को स्किल प्रोवाइड कराई है, लेकिन उनके स्किल को वैल्यू एडिशन भी मुहैया कराया है, प्रोवाइड कराया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज की तारीख में जो भारत का जो एक मैन पावर है, वो केवल अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहा, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज से कई समय पहले कहा था कि हम लोग एक तरह से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जो हमारा मैन पावर है जैसे दूसरे देशों के अंदर भी हम भेज सके, ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल बनाने की जो बात कही जा रही है, तो उसमें जो भारत का जो स्किल इंडिया मिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और आज भारत उस पोजीशन के अंदर है कि आप गल्फ कंट्रीज में देखेंगे, यूरोपियन कंट्रीज में भी आप पाएंगे, जो भारत है एक ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल के तौर पर बनकर के उभर रहा है। और यही वजह की जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था है वो भारत को लेकर के, भारत के यंगस्टर्स को लेकर के, भारत के यंग टैलेंट को लेकर के, यंग माइंड्स को लेकर के काफी ज्यादा बुलिश है। और इसीलिए भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज को तलाशा जा रहा है। फॉक्सकॉन जैसी कंपनी जो कि सेमीकंडक्टर बना रही है, वो भारत में आने के लिए आतुर है। एप्पल जैसी कंपनी है जो कि भारत में अपनी कैपेसिटीज को बढ़ा रही है। सैमसंग जैसी कंपनी जो कोरियन कंपनी है, वो अपनी कैपेसिटीज को एनहांस कर रही है। तो इस बात को दर्शाता है कि कैसी जो मल्टीनेशनल कंपनीज जो भारत में अपनी कैपेसिटीज को एनहांस कर रही है, क्योंकि भारत नंबर 1 एक बहुत ही वैल्यू एडेड ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा है, एक बहुत ही लिटरेट या फिर एजुकेटेड आपको मैन पावर मुहैया करा रहा है, और नंबर 3 बहुत इकोनॉमिक मैन पावर आपको मुहैया करा रहा है। और यही वजह है कि जो दुनिया भर की कॉन्ग्लोमरेट्स है, टॉप जायंट्स है कॉर्पोरेट सेक्टर के, वो भारत में अपनी कैपेसिटीज को एनहांस कर रहे हैं। जी, अगर देखा जाए तो 2014 के बाद से हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम भारत के अंदर खोला गया है, जिससे कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट भी होगा। और हाल ही में आईआईटी ने विश्व स्तर पर अपनी पहचान भी बनाई है, टॉप के यूनिवर्सिटीज में आईआईटी शामिल हुआ। बिल्कुल, आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईआईटीज, ये भारत के लिए बहुत शान की बात है कि केवल भारत से ही नहीं, दूसरे देशों से भी जो लोग होते हैं वो इन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। डीयू जैसे संस्थान के अंदर भी आप पाएंगे, जो भाई नेबरिंग कंट्रीज है, वहां से जो लोग हैं वो भारत में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, अपने आप को एनरोल कराते हैं। तो ये दिखाता है कि भारत का एजुकेशन सिस्टम किस लिहाज से बेहतर हुआ है। लोग एनरोल कराते हैं, यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, और इंस्टीट्यूशंस की जो संख्या है उसको केवल बड़े शहरों में ना रख करके उनको अब छोटे शहरों में, टियर 1, टियर 2 टाउन्स में लेकर के जाया जा रहा है, जिससे कि जो यंग टैलेंट है उनको अपने घर के आसपास ही एजुकेशन के बेहतर मौके मिल सके। जो तमाम स्टेट गवर्नमेंट है, सेंटर है, कोऑर्डिनेशन के साथ में एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की फीलिंग के साथ में आगे बढ़ रहा है, जिससे कि एजुकेशन को एक तरह से इंक्लूसिव बनाया जा सके, टियर 2, टियर 3 टाउन्स तक लेकर के जाया जा सके। और इन्हीं सब बातों के ऊपर फोकस रखा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईआईएम और इतना ही नहीं, जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी टियर 2, टियर 3 टाउन्स पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप इसको क्यूमुलेटिवली क्लब करके करने की कोशिश करेंगे, तो इस बात को पाएंगे कि पिछले 8-9 साल के अंदर सरकार का फोकस नंबर 1 ईज ऑफ लिविंग को मुहैया कराने में रहा है, नंबर 2 यंगस्टर्स के लिए बेहतर इकोसिस्टम को डिजाइन किया गया, बनाया गया है, नंबर 3 सरकार की तमाम पॉलिसीज की जो केंद्र के अंदर यानी बिल्कुल हार्ट के अंदर देखेंगे, पाएंगे सेंटर के अंदर महिलाओं को और किसानों को और गरीब वर्ग को रखा गया है। तो ये तमाम चीजें जब कनेक्ट करती है तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक से या जनता से कनेक्ट करते हैं। और वही चीज हमने देखा, जो दर्शक इस समय पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको वापस से बता दें एक बार कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नॉर्मल मोटर कैड के साथ ट्रैवल करके नहीं गए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। वो मेट्रो राइड लेते हैं ताकि जो आम जनमानस है उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और मेट्रो राइड लेकर के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब डीयू तक पहुंचते हैं तो आम जनमानस भी उनके पास आता है, बात करता है, कनेक्ट करता है। और एक प्रधानमंत्री मोदी भी एक प्रधान सेवक के तौर पर डीयू तक पहुंच रहे हैं। और अब से कुछ ही देर के अंदर उनका एड्रेस होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हमने देखा भी कुछ देर पहले कि कैसे एग्जीबिशन उन्होंने विजिट किया है, जिसमें पूरी जर्नी दिखाई गई है डीयू या दिल्ली यूनिवर्सिटीज की। क्या कुछ बड़े इनिशिएटिव्स रहे हैं, क्या कुछ अवार्ड्स या क्या कुछ ख्याति जो डीयू को मिली है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को के सामने इस एग्जीबिशन में रखा गया है, जो अपने आप में दर्शाती है कि भारत के पास डीयू जैसे संस्थान है या यूनिवर्सिटीज है या इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे जब भारत 2047 तक जाते हुए जब डेवलप इकोनॉमी बनने की बात कर रहा है, तो एक इंपॉर्टेंट रोल इनका भी रहेगा। जी,
अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो इसमें भी हाल ही में बदलाव किया गया, लेकिन ये बदलाव 4 दशकों के बाद हुआ। तो ये भी कहीं ना कहीं, हालांकि जब इसमें बदलाव किया गया था तो तमाम सवाल भी उठाए गए थे, लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए तो बहुत ही फायदेमंद ये बदलाव हुआ है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई थी। बिल्कुल, मल्टी डेकेड्स के बाद में एक जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया, जरूरत इसलिए थी क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम था पुराने ढर्रे पर चल रहा था। एक ही विद्यार्थी को हम क्योंकि हमेशा इस सवाल को पूछा करते थे, जब मैं और आप पढ़ा करते थे तो हमारे पास एक ही लैंग्वेज का ऑप्शन होता कि हम एक ही लैंग्वेज में पढ़ें। लेकिन आज की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो बताती है, जो नए यंगस्टर्स को बताती है कि आप रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग जो आपकी होती है, मातृभाषा होती है, उसमें आप पढ़ाई कर सकते हो। जो तमाम जहां भी एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया है वहां पर इस चीज को पुश भी किया जा रहा है कि आप रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग के अंदर पढ़ाइए, क्योंकि भाषा मायने नहीं रखती है, एजुकेशन एक्चुअली में मायने रखती है। दूसरा, एजुकेशन पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी देती है। अगर आप रिकॉल करें कि जो 80s और 90s के बच्चे थे उनके पास में ये ऑप्शन नहीं था कि वो एक बार अगर साइंस स्ट्रीम ले ले तो उसके बाद कॉमर्स या आर्ट्स के दरवाजे खटखटा सकते हैं, या आर्ट्स एक बार ले ले उसके बाद कॉमर्स और साइंस के दरवाजे खटखटा सकते हैं। लेकिन आज की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है। आज आप कंप्यूटर साइंस के साथ में आप संस्कृत सब्जेक्ट को भी पढ़ सकते हैं, तो आपके पास मल्टीपल फ्लेक्सिबिलिटीज जो एजुकेशन पॉलिसी है मुहैया कराती है। अगर आज की तारीख में बच्चा पढ़ने के बीच में ब्रेक लेना चाहता है, अपने ड्रीम्स को परस्यू करना चाहता है, या सपोज स्पोर्ट्स के अंदर खेल रहा है तो उसमें करियर को परस्यू करना चाहता है, तो ब्रेक लेने के बाद में वापस आ सकता है, तो वहीं से उसके क्रेडिट स्कोर की शुरुआत होगी जहां से वो छोड़ के गया है, तो इससे उसकी पढ़ाई का नुकसान नहीं होता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एजुकेशन पॉलिसी मुहैया कराती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। और यही वजह है कि जो छात्र है, स्टूडेंट्स है, उनके पास आज बहुत सारे विकल्प हैं। वो ह्यूमैनिटीज से लेकर के साइंस से कंप्यूटर साइंस तक जहां भी उसका दायरा है वहां पर वो जा सकता है और पढ़ सकता है और अपने ड्रीम्स को परस्यू कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहती है कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज है उनके साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस का आदान प्रदान करना आसान हो गया है, उनके लिए भारत में आना आसान हो गया है। और जाहिर सी बात है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है, नॉलेज जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज के पास होती है, उनके साथ को शेयरिंग करना और भी आसान हो गया, जिससे कि भारत को भी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जो पढ़ाई है किस तरह से पढ़ाया जाता है वो मिल सके। और यही वजह के स्टूडेंट्स को आज की तारीख में जो वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है एजुकेशन प्रैक्टिसेस वो मुहैया कराई जा रही है। और आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जाहिर सी बात है, जब डीयू में होंगे तो इन तमाम विषयों के ऊपर उनका फोकस साफ तौर पर रहता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, और जिस तरीके से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, इस वक्त प्रधानमंत्री प्रदर्शनी देख रहे हैं जो छात्रों की तरफ से लगाई गई है। अलग कॉलेज से ये छात्र वहां पर पहुंचे हैं और प्रदर्शनी लगा रहे हैं, उन प्रदर्शनी को देख रहे हैं। अरुण, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री देश के छात्रों के लिए, यूथ के लिए कितने संजीदा हैं ये तो हमने देखा ही है, लेकिन साथ ही जब भारत के छात्र छात्राएं जब यूक्रेन में फंस गई थी उस युद्ध के दौरान, तब किस तरीके से प्रधानमंत्री ने रणनीति और कूटनीति से युद्ध प्रभावित क्षेत्र से हजारों छात्रों को सुरक्षित अपने भारत लेकर आए थे, वो भी हमने देखा है। बिल्कुल कृतिका, जब भी क्राइसिस सिचुएशन हुई है ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर या किसी भी देश के अंदर, तो इंडिया एक तरह से फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर रहता है जी। केवल अपने लिए नहीं, आपको ये भी याद होगा कि जब तुर्की के अंदर जब अर्थक्वेक आया था तो इंडिया एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर आ गया है। ठीक है अरुण। Good morning, ladies and gentlemen. Please, quiet, please. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of University of Delhi, a very warm welcome to our chief guest, Honorable